everyone, welcome back to Cerebral Heights. Myself Shadab, and today we are going to discuss about two very important topics from the point of view of board exams. तो क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2 हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पहला हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करने जाएंगे। तो हमने मान लिया कि आपके पास इस तरह से कोई कंडक्टर है, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और आपको पता है कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक। तो हमने मान लिया कि स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब उसके यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यूनिट वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। और vd जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और me जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर मैं बात करूं जब इसके एंड्स के अक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V लगाने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आई, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगा। इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगने लगा, जिसकी वजह से ये ड्रिफ्ट हुआ, ठीक है। तो हमने कहा कि फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, तो फोर्स आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, Q इंटू ई, और यहाँ पर चार्ज किसका लेंगे हम, इलेक्ट्रॉन का लेंगे, तो F इज इक्वल टू माइनस का E इंटू ई, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए माइनस का साइन, ठीक है। तो माइनस का E, ये चार्ज है किसका, इलेक्ट्रॉन का, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आई है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं इस फोर्स की। देखो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपको न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग पता है कि एक्सेलरेशन न्यूटन के लॉ से हम दे सकते हैं F इज इक्वल टू ms है, ठीक है। तो यहाँ से F इज इक्वल टू m है, अगर हम लगाते हैं फोर्स को इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर m की जगह पर हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और a जो हो जाएगा वो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ली, a इज इक्वल टू माइनस का e एज इट इज, और ये m आ गया डिनोमिनेटर में अपॉन में, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई माइनस का e डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आपको एक चीज और पता होना चाहिए, जो इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, v इज इक्वल टू u प्लस at, वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी एंड u इज इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर अप्लाई किया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो v जो है आपकी फाइनल वेलोसिटी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है। तो आपको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की कितनी थी, 0 थी, तो u की वैल्यू हो गई 0। एक ही जगह पर आपने ये वैल्यू रखी, तो आपके पास फाइनली vd की वैल्यू आ गई माइनस का e t डिवाइडेड बाय me, वेयर t इज क्या, टाइम जो ड्रिफ्ट करने के लिए लगा है, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं इस रिलेशन की। हमने मान लिया कि t टाइम में जो है इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हुआ b से लेकर a तक के, मतलब इस एंड तक के इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हुआ, ठीक है। तो इस एंड से इस एंड तक के जितने भी इलेक्ट्रॉन सारे के सारे ड्रिफ्ट होंगे, तो उनका हमने क्या किया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए हमने पहले चेक किया कि कितना चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हुए, ठीक है। अब आप समझो कि अगर आपके पास में यूनिट वॉल्यूम रहता, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन था, n इलेक्ट्रॉन्स था, मतलब यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना हुआ, ne चार्ज हुआ, ठीक है। यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज हुआ, ne चार्ज हुआ। तो अगर आपके पास में ये वॉल्यूम है इस कंडक्टर का, तो उसमें कितना चार्ज होगा, तो अपने को पता है कि यूनिट वॉल्यूम में कितना ne चार्ज है। तो अगर आपको इस पूरे कंडक्टर के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग चार्ज का एक्यूमुलेशन करना है, ठीक है, तो जितना चार्ज यूनिट वॉल्यूम में उसके अकॉर्डिंग इसका, चलो इसको फिर समझाऊं। देखो, अगर यूनिट वॉल्यूम है तो ne, अगर 2 यूनिट वॉल्यूम था तो कितना हो जाता, 2ne, ठीक है। तो अगर v वॉल्यूम होता तो कितना हो जाता, ne इंटू v हो जाता ना, बस ये चीज है, कुछ नहीं है इसके, ठीक है। तो यूनिट वॉल्यूम का चार्ज है ne, तो अगर आपको v वॉल्यूम का चार्ज बताना है तो ne इंटू वॉल्यूम, इस पूरे कंडक्टर का वॉल्यूम, ठीक है। अब समझो इस कंडक्टर का वॉल्यूम क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू इसकी लेंथ, ठीक है। तो हमने ये कर दिया, वॉल्यूम की जगह पर एरिया इंटू लेंथ कर दिया। प्रॉब्लम अपने पास कहां आती है, अपने को रिलेशन vd और करंट के बीच में निकालना है, ठीक है। तो हमने ये लेंथ को जो है, इस लेंथ की वैल्यू को हमने क्या किया कि ब्रेक कर लिया, किसके टर्म, इस लेंथ की वैल्यू को हमने बना लिया किसके टर्म्स में, वेलोसिटी और टाइम के टर्म्स में, ठीक है। तो आपको पता है, देखो इसको अगर मैं कहूं कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहा है तो वो डिस्प्लेसमेंट है, तो आपको पता है वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है, देखो आपको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर,
इस लेंथ के इक्वल, तो लेंथ और यहाँ पर टाइम कितना t और वेलोसिटी कितनी vd, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा, ठीक है। तो लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, vd इंटू टी के, तो लेंथ हो गई vd इंटू टी। मैं इस t को इस q के अपॉन में लिया, q क्या था यहाँ पर चार्ज था, तो q अपॉन टी इज इक्वल टू एन ई ए इंटू vd। अब आपको एक चीज पता है कि q बाई टी मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम इज करंट। अगर आपको ये चीज अभी भी पता नहीं हो तो आप हमारा प्रीवियस लेक्चर देख लें, चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 1, ठीक है। तो करंट हो जाता है q बाई टी, तो q बाई टी हो गया I, मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज करंट, एन ई वी डी इंटू एन, ठीक है। तो ये होता है इंपॉर्टेंट रिलेशन इसके बीच में, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो सिर्फ आप इतना डेरिवेशन भी कर दोगे तो करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज अबाउट ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ क्या कहता है, देखो अगर किसी कंडक्टर आप समझते हो जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस को सेम रखा जाए, खास करके टेम्परेचर को, ठीक है। अगर उसके टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो उसके टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज है, वो उसके अंदर फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। सो इफ फिजिकल कंडीशंस ऑफ अ कंडक्टर डू नॉट चेंज, then potential difference across the ends of the conductor is directly proportional to current, ठीक है। potential difference या voltage is directly proportional to current, ठीक है। जब इस proportionality को आप हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको कहा गया R, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आर आई हो गया, या V अपॉन आई इज इक्वल टू R, क्योंकि R क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के बारे में हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, और ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। मतलब V बाई आई का रेशियो कांस्टेंट होता है। तो अगर आपसे ओम्स लॉ के बारे में पूछा जाए तो क्या कहोगे आप कि इफ फिजिकल कंडीशंस ऑफ अ कंडक्टर डू नॉट चेंज, ठीक है, खास करके टेम्परेचर, देन पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of the conductor is directly proportional to current flowing in it, or you can say that the ratio of potential difference and current is constant, ठीक है। बात करते हैं इस ग्राफ की, ठीक है। ये ग्राफ कैसे बना, तो देखो आपको पता है कि जैसे जैसे V की वैल्यू आप चेंज करोगे वैसे वैसे I की वैल्यू चेंज करोगे, और आपको यहाँ से एक चीज और पता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब V को इंक्रीज करोगे तो I की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे यहाँ पर मान लो कि कुछ भी नहीं था, ठीक है, ना तो पोटेंशियल था तो करंट भी नहीं था, जैसे जैसे आपने पोटेंशियल बढ़ाया वैसे वैसे इंक्रीज हुआ, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल कुछ और तो करंट कुछ और, मतलब क्या है कि करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे करंट भी बढ़ेगा, तो इस तरह से एक लीनियर रिलेशनशिप मिलता है। कैसा मिलता है, लीनियर रिलेशन, ठीक है। मतलब V बाई आई का रेशियो जो कांस्टेंट है ना, वो इसके स्लोप के इक्वल है, और ये स्लोप क्या बताएगा आपको, ये स्लोप बताएगा आपको रेजिस्टेंस के बारे में। और इसके बाद में हम देख लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, कि ओम्स लॉ के अंदर क्या लिमिटेशंस है। तो देखो ओम्स लॉ तभी वैलिड होगा जब आपके पास कंडक्टर हो। अगर आपके पास कंडक्टर ना होकर इंसुलेटर हुआ, या आपके पास में सेमी कंडक्टर हुआ, या सुपर कंडक्टर हुआ, तो उसके लिए लॉ वैलिड नहीं है, ठीक है। तो लिमिटेशंस में सबसे पहली लिमिटेशन ये कंडक्टर्स के लिए वैलिड है, और कंडक्टर में भी कब के लिए, टेम्परेचर उसका कांस्टेंट होना चाहिए या कम होना चाहिए। अगर हाई टेम्परेचर पर आपने कंडक्टर लिया है, ठीक है, हाई टेम्परेचर पर कंडक्टर लिया तो अब ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। तो इसकी दूसरी लिमिटेशन है टेम्परेचर शुड बी लो एंड कांस्टेंट, ठीक है। और तीसरी जो लिमिटेशन है वो क्या है कि नो स्ट्रेन शुड बी प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर, मतलब कंडक्टर के अंदर किसी भी तरह का स्ट्रेन या टूट फूट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का स्ट्रेन नहीं आना चाहिए, जलना नहीं चाहिए, ठीक है, तब जाके ओम्स लॉ वैलिड होगा। क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स देखा गया कि जैसे जैसे आप कंडक्टर को करंट देते हो तो वो क्या होता है, वोल्टेज अप्लाई करते हो तो करंट फ्लो होता है, जिसकी वजह से वो हीट हो जाता है, पावर लॉस की वजह से वो जल भी सकता है। तो अगर कंडक्टर के अंदर स्ट्रेन आ सकती है, ठीक है, या उसके साइज या शेप में चेंज आ जाएगा, तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। तो इसी के साथ हमारा आज के ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म होते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू वेरी मच।